ध्यान दो भाई, देखो इधर आज नया टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है और नए टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो अब से पहले जो हमने पढ़ा है उसका कुछ परसेंट हिस्सा इसमें काम आएगा, ठीक है। तो नरेशन का मतलब यहाँ पे वक्ता बताया है, रिपोर्टेड स्पीच या स्पीच इसी के नाम है, क्योंकि ये नाम इसलिए लिखवाने पड़ रहे हैं। पिछली बार या उससे पिछली बार की बात है कि हमने नरेशन टॉपिक पढ़ा दिया, कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक हो गए, उसके बाद में पूरा कोर्स हो गया। सिर्फ पूछा कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है। तो एक भैया ने बोला कि सर जी रिपोर्टेड स्पीच रह गया है, और हम भी बहुत टेंशन में हो गए कि देखो हमारे हिसाब से पूरा कोर्स करवा दिया, कहीं कोई चैप्टर नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी अगर रह गया तो गंभीर विषय है। फिर हमने उनको समझाया कि भैया नरेशन को ही रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, ठीक है क्या? आता ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, और कंफ्यूज नहीं हो इसलिए सारे नाम अब लिखने लग गए, है ना, जो भी इसके नाम। अब देखो वक्ता किसको बोलते हैं? बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले, दर्शक, ठीक है। तो भैया बहनों हमेशा हम ले भैया जो एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिए, नरेशन को दो भागों में बांट दिया है, वक्ता को दो भागों में बांट दिया, बोलने वाले को दो भागों में बांट दिया है। समझ लो कैसे बटा है? पहला बोल दिया डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन इन प्रत्यक्ष वक्ता, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब है अप्रत्यक्ष वक्ता। डायरेक्ट नरेशन वक्ता के कई शब्दों को जू का तू व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जोजू और पप्पू एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों 10वीं क्लास में है, समझ रहे हो। अब ये जो जोजू है इसको पेट दर्द है, क्या है? पेट में दर्द है ना, पेट में दर्द है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बीमार है, ठीक है ना। अब ये पप्पू के पास में आता है और कहता है कि पप्पू टीचर को बता देना कि मैं आज बीमार हूं, स्कूल आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। लेकिन पप्पू ये बात किसको बतानी है? अब सुनो, जैसे मान लो टीचर यहां है और पप्पू यहां पे, पप्पू बात कह रहा है, किसकी बात कह रहा है? सुनो, टीचर के पास में आ गया और कह रहा है कि पप्पू टीचर को बता देना मुझे पेट दर्द है, मैं बीमार हूं, आज स्कूल नहीं आऊंगा। ये बात किसके सामने कह रहा है? कौन कह रहा है? पप्पू कह रहा है। क्या कह रहा है? कि पप्पू टीचर को बता देना कि मुझे पेट दर्द है, मैं विद्यालय। अब भैया बहनों हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब टीचर के पास में आकर के पप्पू ये शब्द बोलेगा तो बिना मरे पिटे बैठेगा क्या? नहीं ना, खोपड़ी मारेगा। क्यों मारेगा? अरे भैया थोड़ा सुर में बोलो, क्या कह रहे हो, किसके बारे में कह रहे हो? पप्पू तो तू ही है, पप्पू तो तू ही है। कहने का मतलब यहां पर बोलने वाला कौन था? शुरुआत में जोजू था, और सुनने वाला कौन था? पप्पू था। तो वक्ता है ना बोलने वाला, तो वक्ता के कहे हुए शब्दों को, वक्ता ने जो शब्द बोले, क्या बोले थे? कि पप्पू टीचर को बता देना मैं आज बीमार हूं, स्कूल नहीं आ सकता।
यही बात है ना, किसके थे? वक्ता के। और वो किसने सुना? पप्पू ने। वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों टीचर को बता दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? अब इनडायरेक्ट नरेशन किसको बोलते हैं? कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अब ये अपने शब्द में बोलेगा। कैसे? टीचर के पास में खड़ा है कौन? पप्पू। अब कह रहा पप्पू क्या कि अध्यापक जी या फिर टीचर, जोजू ने मुझे बताया है या कहा है क्या वो आज बीमार है, वो आज बीमार है, आज स्कूल नहीं आ सकता। किसने कहा? पप्पू ने। अपने शब्द में कहा ना। किनके कहे हुए शब्दों को? वक्ता के कहे हुए शब्दों को, जोजू के कहे हुए शब्दों को, वक्ता के कहे हुए शब्दों को पप्पू ने ज्यों का त्यों न कह करके अपने शब्दों में व्यक्त करना। इसी को हम क्या बोलते हैं? भैया बहनों, आपको बता दूं कि अगर ये पार्ट पूरा ग्रामर्स का टॉपिक अगर हिंदी में रहे तो यहां पर ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये इंग्लिश में है और इंग्लिश में होने की वजह से इसके बहुत से रूल और रेगुलेशन हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के ठीक से हम समझेंगे। बात समझ में आ रही ना? इसमें वक्ता कहेगा और अपने शब्दों को हम हमारे शब्द में कहेंगे और वो भी इंग्लिश में कहेंगे। तो परिवर्तित कैसे होगा, यही समझना पूरा नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक है। बात समझ में आ रही है क्या? अभी परिवर्तन होंगे। इसमें प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होगा, टेंस से संबंधित परिवर्तन होगा, समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी यहां पर भी परिवर्तन हुआ है। पप्पू ने जैसे कि कहा, जोजू ने कहा क्या? जोजू सेड टू पप्पू। इसका मतलब क्या हुआ? जोजू ने पप्पू से कहा, जोजू सेड टू पप्पू। अब क्या कहा? आई एम इल। आई कौन है? जोजू है ना। आई एम इल यानी मैं बीमार हूं, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे। आज मैं विद्यालय इसलिए नहीं आ सकता हूं। ये अपने शब्द में कह रहा है ना जोजू। अभी पप्पू कहेगा क्या? कि सर, जोजू ने मुझे बताया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जोजू टोल्ड पप्पू या फिर मी, मुझे बताया है। समझ रहे ना? हाँ, उसके बाद में हम कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे, नियम आके समझाएंगे हम आपको। उसके बाद में सुनना है। अब यहां पर तो सब्जेक्ट आई था ना, आई एम इल, तब आई नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? यानी जोजू ने मुझे बताया है कि वो का मतलब कौन? प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होना, सर्वनाम संबंधित परिवर्तन होना, क्योंकि नाउन की जगह कोई दूसरा शब्द आया है। सर्वनाम कहलाता है ना वो, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं हम? सर्वनाम। इससे संबंधित परिवर्तन हुआ। कहने वाला आई को हमने दूसरे शब्दों में बदल दिया है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये सब परिवर्तन हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं। छोटा सा एक समझाने का पार्ट था। शायद मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर का पता लगा होगा। पता लग गया ना? हाँ, इसी को समझना बेहद जरूरी है। जब तक आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पता नहीं लगेगा तब तक आप पूरा टॉपिक पढ़ लो, 0/0 रहे। ठीक है क्या? तो भैया बहनों, ध्यान पूर्वक समझना है। सारा ये बेस है, आधार है। त्रिभुज में देखा होगा ना, आधार कर्ण लंब, सुना? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस में वो वाला सौदा है। आधार, अगर आधार नहीं रहेगा तो ये तुम्हारे कर्ण और जो लंब है ये नहीं टिक पाएंगे। तो ये आधार है, बेस है। अगर आपको ये नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो भैया बहनों आगे की कहानी कुछ नहीं आएगी। पूरे टॉपिक में आप पागलों के जैसे बैठे बैठे देखोगे। हाँ, इसलिए हम और भी स्लो कर देंगे पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई गाड़ी नहीं खींचनी है 180 की स्पीड से, और गाड़ी नहीं खींचनी है तो मैं तो आधे घंटे में पूरा टॉपिक करवा दूंगा, है ना? और हमने तो काफी बार एग्जाम्पल भी दिया है कि 1 महीने में ही किताब भी, ग्रामर भी, सारा कोर्स कंप्लीट ये करवाया है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोर्स पूरा हुआ है, जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं उनकी तरफ से कोर्स नहीं पूरा हुआ। अब जैसे मान लो पहले कक्षा की जो किताब होती है ना हिंदी की, उस हिंदी की किताब को अगर आप पढ़ना चाहोगे ना तो मुझे लगता है कि आप कहोगे सर मैं एक ही दिन में पढ़ दूंगा। छोटे छोटे पाठ आते ना,
रतन चल घर, ऐसे आते छोटे छोटे पाठ, मछली जल की रानी है, ये सब पढ़ पढ़ा करके एक ही दिन में कोर्स पूरा हो जाए उनका। लेकिन वही किताब साल भर पढ़ानी पड़ती है ना, किसके हिसाब से? उनकी आईक्यू के हिसाब से। उनके लिए 4 पंक्तियां भी बहुत बड़ा लेसन होता है। समझ में आ रही बात? वही सोच रहा है, ध्यान दो। नरेशन ये हो गया। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल हमने बताया है कि राम सेज टू श्याम, राम श्याम को कहता है आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक, यानी मैं अंग्रेजी किताब पढ़ रहा हूं। राम किसको कहता है? श्याम को। क्या कहता है? कि मैं अंग्रेजी किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है ना? अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे नीचे, सेम है ना पार्ट, है ना? अब यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा है? मतलब हाँ, मतलब सिमिलर अगर नाम होते हैं तो इसमें कंफ्यूजन वाला विषय ज्यादा रहता है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम ओनली फॉर रवि बोल सकते हैं और इसको रविशंकर बोल सकते हैं। समझ रहे हो ना? समझने की दृष्टि से, ऐसे नहीं कि एग्जाम में कुछ पूछ ले रविशंकर कौन से, तो नहीं बता पाओगे आप। हाँ, लेकिन समझने की दृष्टि से कि आप भूलो नहीं, तो कहने का मतलब हमेशा रिपोर्टिंग वो डायरेक्ट नरेशन में का जो सेंटेंस होता है ये इन्वर्टेड कोमा है। ये क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड कोमा। इसके बाहर तो कौन बैठा रहता है? रवि। इन्वर्टेड कोमा के बाहर तो कौन रहता है? रवि। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन बैठा रहता है? रविशंकर। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूले यूज किए नाम को, है ना, सहारा लेकर के। तो अब यहां पे देखा है कि रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलेंगे? अभी हमने बोला था कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात इसको तो बोलते हैं रविशंकर, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच। नाम ही बताना कभी रविशंकर ही ध्यान रहे। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच का नाम ध्यान होना चाहिए, और इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अब ये इनडायरेक्ट हमने बता दिया आप लोगों को। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंग्लिश में कैसे बनता है। राम श्याम को कहता है कि मैं अंग्रेजी की जो बुक है, किताब है, वो पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब सुनो, राम टेल श्याम, राम ने किसको बताया? श्याम। दैट यानी कि क्या बताया है? कि ही यानी वह, ही कौन? राम। ही कौन? राम इज रीडिंग इंग्लिश बुक, यानी वह अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रहा है। राम ने श्याम को बताया ये अंग्रेजी, यानी वह अंग्रेजी किताब पढ़ रहा है। ठीक है क्या? ये श्याम ने राम को बताया वह अंग्रेजी किताब पढ़ रहा है। वह कौन? राम। अब यहां पर ये मान लो कि पूरे रिपोर्टेड स्पीच या फिर नरेशन का पार्ट हम देखें तो उसका पूरा हिस्सा यहां पे जुड़ा हुआ है। ये जो आज का जो पार्ट है, आज की जो क्लास है, ये नरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का पूरा पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखो, ये जो लिखी हुई चीज है ना, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि आप एक दिन में रख लोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ में उसके आएगा जिसकी खोपड़ी थोड़ी तेज चलती है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपना यहां आकलन कर भी लोगे आप कि मैं कमजोर हूं, मेरी बुद्धि कम चलती है, हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो फिर अपना आप में अगर फूल रहे डोडा और गुम हो गया, दिमाग बहुत तेज है, तो बेकार का दिमाग है। वास्तविकता का जो दिमाग है ना, बुद्धि जो है, वो पता लगेगी। भाई आप सबको इक्वल पढ़ा रहे ना, किसी को कम ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहे ना। अब इसी में आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसको तो कैसे ज्यादा समझ में आ गया, मेरे को क्यों नहीं आया। वो आईक्यू का पार्ट डिपेंड करेगा। ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूं, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो हिस्सा है, ये बेशक हो सकता है कि 1-2 नंबरों का ही पार्ट हो आपके इसमें 10th क्लास में, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो इनको बहुत गहनता से पढ़ना पड़ेगा, है ना।
जैसे भैया देख रहा है टीचर की तैयारी के लिए नरेशन का टॉपिक है ना भैया, नरेशन का भी है, टेंस का भी है, करेक्ट फॉर्म का वर्ब का भी है, आगे तो टॉपिक पढ़ाएंगे इनका भी है। अब इसको मान लो पहले पढ़ा भी था लेकिन पछतावा भी हो रहा होगा कि काश अगर 10th क्लास में ठीक से पढ़ लेते तो ऐसी स्थिति आ नहीं आती। समझ रहे ना, बहुत ज्यादा जरूरत है। और इतनी गहनता से ऐसे नहीं, मेरे से भी बेहतर पढ़ाने वाले होंगे, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता है कितनी मेहनत के बावजूद बच्चों को है ना समझाने का, बताने का बार बार प्रयास करें, इम्पॉसिबल लगता है मुझे। चलो कोई नहीं। यहां पर आई को किस में बदला हमने, ही में क्यों बदला, यू भी तो लिख सकते थे ना, है ना। ये पार्ट देखो आज तो कंप्लीट नहीं होगा, इसके बारे में गहनता से अध्ययन हम अगला जो नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे उसमें करने वाला है, क्योंकि पूरा पीरियड जाएगा इन दोनों चीजों को समझने के लिए, पूरा पीरियड 1 घंटा चाहिए, तब जाके इसका मामला ठीक से समझ में आएगा। ठीक है ना। आज तुम थोड़ा सा इसको पेंडिंग छोड़ रहे हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बिंदु है, जिसमें 1 2 3 ये 3 नियम पूरे नरेशन में चलेंगे। पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, रिपोर्टिंग का है ना, रवि है, ठीक है। आई हुई वर्ब, वर्ब क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नाम आया ही सीट नेम के साथ में, वर्ब के साथ में ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं, तो से के साथ में क्या गया है एस, इसलिए तो बोल रहे हैं कि राम श्याम को कहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब से टू को टेल में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टेल में। से टू आए, से जैसे मान लो यहाँ पे आई होता, आई सेज टू श्याम, तो यहाँ पे एस नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओनली फॉर से रहता, तो हम किस में बदलते हैं, वो टेल में। अब यहाँ पे क्या है, सेज टू, तो हमने किस में बदल दिया है, बदल दिया ना, ध्यान रखना होगा। उसके बाद में सेड टू आ गया तो टोल्ड में बदलना होगा। अब सेड टू तो यहाँ आया ही नहीं है, ये है ना, नेक्स्ट कोई एग्जांपल में हम देखेंगे उसमें बताएंगे, तो उसको टोल्ड में बदलना है, ठीक है। इतना कर रहे हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, कहने का मतलब ये मामला पूरा पार्ट गायब हो, ये हो ही नहीं, समझ रहे हो ना, कभी कभी नहीं होता ऐसे, तो ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे और सेड को सेड रखेंगे, यहां पर सेज को सेज रखेंगे, ये हिस्सा नहीं होगा तो, और है तो फिर बदलना होगा, जो ऊपर नियम बता दिया मैंने आपको, ठीक है क्या। नेक्स्ट भैया, मोनू क्या नाम आपका, सोनू, आप भैया इधर मत ध्यान दो, आपके लिए वायरस बन जाएगा, आप चाहे भीतर अंदर कंप्यूटर वाले रूम में बैठ के आप सेल्फ पर स्टडी कर सकते हो, आप सुनील सर एब्सेंट है किसी कारणवश से, तो आप अंदर चाहे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप यहाँ तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, यहाँ तो मामला अलग चल रहा है। और 16 तारीख को पेपर है ना, ये कंफर्म है ना आपको, 15-16 तारीख के बीच में 2 है। तो उसके बाद में अब कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा, इसको हटा देना, यहाँ पे हट गया, कहीं लग रहा है कोमा इन्वर्टेड कोमा, नहीं लग रहा ना, इनको हटाना है, और कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता होगी तो, कभी कभी क्या होता है कि आई नहीं आता, यहाँ पे जैसे मोहन आ गया कि राम श्याम टू, सॉरी राम सेज टू श्याम, राम ने श्याम को कहा कि मोहन अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रहा है, बात समझ में आ रही है ना। कभी कभी यहाँ पे नाम आ जाता है, नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आपको नहीं करना है, राम श्याम जो भी आ रहा है सेम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में टेंस से संबंधित परिवर्तन जो हम सीखने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो संबंधित परिवर्तन है, समय और दूरी से संबंधित परिवर्तन, ये भी हम करेंगे, ये हम नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे, ठीक है। कहीं कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम समस्या दिक्कत आपको डिफिकल्टी है क्या, नहीं है ना भैया। आपका क्या नाम है, योगेश, आया है कुछ थोड़ा बहुत, हाँ अभी तो सुन लो। अगर आपको ये हम हमारी तरफ से 100% समझाने का प्रयास किया है,
अगर इस स्थिति में पहली बार में अगर आपको 10% भी समझ में आया ना तो मान लो बहुत ज्यादा आ गया, तो 10 तो आया ही होगा, 90 की टेंशन मत करो। अभी हम इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, अभी तो कई बार रिवीजन होगा, है ना, ठीक से खोपड़ी में बैठ जाएगा लास्ट।